बेसिकली इस मुल्क की अगर एक प्रॉब्लम बताई जाए ना कौन सी है, वो ये कि यहाँ पे बड़े कम लोग जो हैं वो सेल्फलेसली इस मुल्क के इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। अभी हम पाकिस्तान में बैठकर एनालिसिस ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट एक ऐसा बिल लेके आ रही है, वो एक ऐसा दिमाग रखती है, वो ऐसी स्पीचेस कर रही है पार्लियामेंट में जिसमें सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का या सुप्रीम कोर्ट और इस गवर्नमेंट का बड़ा खतरनाक टकराव होने जा रहा है। इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो हुकूमत ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जा रहा है, उसके अंदर वायलेशन की जा रही है रूल ऑफ लॉ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को यकतरफा रिलीफ दिया जा रहा है, कानून को, रूल ऑफ लॉ को, दस्तूर को, किसी भी किस्म के कवानीन को बालाए ताक रख के। तो दोनों तरफ से महाज के पास भरपूर आर्गुमेंट्स हैं। फिजिकली ग्राउंड के ऊपर कौन जीतेगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। रिसेंट जो न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा, वो छोड़ा बिलाल कियानी साहब ने, PMLN के MNA हैं पार्लियामेंट में, और गवर्नमेंट बिल नहीं था, प्राइवेट बिल के तौर पे उन्होंने तरमीम पेश की जो कल आपको मैंने बड़ी डिटेल से बताई थी। इलेक्शन एक्ट के अंदर उन्होंने तरमीम कर दी 2017 के अंदर, और उन्होंने कह दिया कि जी अब आजाद रुकन जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर किसी न किसी जमात में शमूलियत का पाबंद होगा। इसका मतलब ऑब्वियसली ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उसके आजाद मेंबर्स एक दफा आप जा चुके हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का वो जो फैसला था कि उनको मौका दिया जाए, उसके खिलाफ ये केस आया और उसके खिलाफ ये अमेंडमेंट आई है। इसी तरह इसी अमेंडमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि सेक्शन 104A के मुताबिक जिस पार्टी ने मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन में अपनी मखसूस सीटें जमा ना कराई हों, उनको मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर बनकर भी तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी इस एक्ट के तहत। ये अगर जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये हो ही जाएगा। मेरे साथ आज जो लोग मौजूद हैं, शाद भट्टी साहब, मजरबाज साहब और बिलाल कियानी साहब बजाते खुद मौजूद हैं, जो रूह रवा है इस पूरी की पूरी पिटीशन के या इस पूरे के पूरे एक्ट की तरमीमी मसवदे के। कियानी साहब, प्राइवेट बिल हो या कोई और बिल हो, सारी दुनिया जानती है कि ये हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शट अप कॉल दी है। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब आपने कहा है कि हु द हेल इज सुप्रीम कोर्ट। हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच हो, 13 रुकनी बेंच हो, 11 रुकनी बेंच हो, वी गिव अ डैम। हम अपनी पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम पर एक अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और उठा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाहर फेंक देंगे। तो मुझे ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई हमदर्दी है, ना मुझे आपसे कोई हमदर्दी है, ना इमरान खान से कोई हमदर्दी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से हमदर्दी है अगर कोई हमदर्दी है भी। लेकिन ये जो आप रवायत डाल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इधर और उधर आपने एक ऐसा कानून तरमीम पास कर दी जो टोटली सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन वर्डिक्ट स्पेसिफिक है। तो इससे तो आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को शट अप कॉल दे रहे हैं। मैं राइट? आप क्योंकि हमला तो नहीं कर सकते फिजिकली, आपने पार्लियामेंट की इस तरमीम के जरिए हमला कर दिया सुप्रीम कोर्ट पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। आपने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इस मामले को पेश किया है, मगर बहरहाल वो आपका एक अपना एक मौक़िफ़ है। देखिए, ये नीयत हरगिज़ भी इस बिल की ये नहीं है। इस बिल के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 3 शिकें हैं वो तीनों की तीनों शिकें मौजूदा आइन और कानून से सपोर्टेड हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी सारी सियासी जमातें और सारे लोग जो इलेक्शंस को कंडक्ट करते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं ऑलरेडी इन चीज़ों को एज प्रैक्टिस उसको तस्लीम करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा ये 3 तरमीम बुनियादी तौर पे क्या है। देखिए, और हम ऑलरेडी समझते थे कि बिल्कुल ये चीज़ें ऑलरेडी एक्सेप्टेड थी, मगर हमने इन चीज़ों को मज़ीद वाज़े किया इस बिल के अंदर और उसकी एक ज़रूरत पेश आई है। और मैं आपने जो सुप्रीम कोर्ट की बात की मैं उसको सेपरेटली एड्रेस करूंगा, मगर मैं बुनियादी तौर पे पहले वेरी ब्रीफली मैं आपको तीनों शिकें बता देता हूँ। पहली शिक में हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आपने अगर किसी कोई पार्टी एफिलिएशन आपकी है तो आपने मुकर्ररा वक्त पे एक रिटर्निंग ऑफिसर के सामने एक डिक्लेरेशन जमा करानी है पार्टी टिकट के सूरत में, सर्टिफिकेट की सूरत में, कि आप पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर आप नहीं लड़ रहे, ये ऑलरेडी शिक एग्जिस्ट करती है सेक्शन 66 में इलेक्शन एक्ट की। अगर आप ये डिक्लेरेशन नहीं जमा कराते तो आप आज़ाद कैंडिडेट तस्वर किया जाएंगे, हम तरमीम में ये कह रहे हैं। और अगर आप आज़ाद कैंडिडेट तस्वर कर लिए जाएंगे तो आप इलेक्शन उसके आज़ाद कैंडिडेट तस्वर होने के बाद ये दावा नहीं कर सकते कि आप किसी जमात से इलेक्शन लड़ें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि इम्प्रैक्टिकल है या पहले नहीं मानी गई।
दूसरी अब हमने अमेंडमेंट की है रिजर्व सीट्स के शिक में, सेक्शन 104 में। उसमें भी हमने यही कहा है सिर्फ कि एक जमात जिसने मुकर्ररा वक्त पे रिजर्व सीट्स के लिए अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट नहीं जमा कराई, वो इलेक्शंस के बाद रिजर्व सीट्स के कोटे के मुस्तहिक नहीं हो सकती। ये भी एक लॉजिकल बात है, आप ये इसका टेक्स्ट पढ़ लीजिए, इसमें भी कोई भांग की बात नहीं। और तीसरी बात हमने ये की है, सेक्शन 104A हमने नया इंसर्ट किया है, जिसमें हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक कैंडिडेट जब एक दफ़ा आज़ाद तस्वर हो जाए और आज़ाद कैंडिडेट जीतने के बाद वो एक जमात ज्वाइन कर ले, तो उसकी वो ज्वाइनिंग इर्रिवोकेबल है, मतलब कि वो रिवर्स नहीं हो सकती ज्वाइनिंग। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आइन और कानून या आइन की शिकों में या इलेक्शन रूल्स के अंदर या कुछ हद तक मेरा ख्याल है इलेक्शन एक्ट में भी द वेरी पॉइंट कि आपने इस तरमीम के अंदर ये जो डाला है ना कि 3 दिन के अंदर आजाद मेंबर बाउंड होगा किसी ना किसी एक पार्टी को ज्वाइन करने का और 3 दिन के बाद इसको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। दिस वेरी तरमीम का ये जो वेरी क्लॉज है 104A जो भी आप कह रहे हैं, ये साबित कर रहा है, ये इट अपीयर्स टू बी कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निशाना बनाया। अदरवाइज आपको डालने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि ये दस्तूर में ऑलरेडी मौजूद है। एक चीज दस्तूर में लिखी हुई है कि 3 दिन से ऊपर आजाद मेंबर ले ही नहीं सकता, तो आपने इलेक्शन एक्ट के अंदर इसलिए डाला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको 3 दिन के बजाय पीटीआई वालों को 15 दिन की मोहलत दे दी, 15 वर्किंग डेज की। तो दिस वेरी शिक्स शोज योर मेलाफाइड। सर आपने खुद आपने शट अप कॉल दिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। नो नो सर, नॉट एट ऑल। नहीं सर, आप बार बार इसको फर्दो अफराद की बात बना रहे हैं, जजेस की बात बना रहे हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने खुद ये बात की निशानदेही की है कि हम जो शिक लाए हैं ये आइन से सपोर्टेड है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 दोनों के अंदर ये 3 दिन की डेडलाइन लिखी हुई है। और हम भी यही कह रहे हैं कि जो हमारी शिकें हैं ये मौजूदा आइन और कवानीन के से सपोर्टेड है और उसी की मज़ीद वजाहत है। और देखिए दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बात है सुप्रीम कोर्ट के रिजर्व सीट्स की जजमेंट की, देखिए जजमेंट्स में भी गलती हो सकती है। जिस तरह कानून साज भी इंसान होते हैं, जजेस भी इंसान हो सकते हैं, और जजमेंट्स के ऊपर बिल्कुल हमारा एतराज हो सकता है। मेरा मेरा क्लियर क्वेश्चन, क्या साहब मेरा कोई क्लियर क्वेश्चन, वक्त की किल्लत है। Will you नहीं देखिए you do not accept the Supreme Court verdict and you would not implement that verdict? Simple as this. Sir, number one, I'm in no position to implement it, but I do hold the right to think whether it is an adequate judgment or not. तो मेरी ये राय ज़रूर है कि एक जमात जो उस जजमेंट में ना पार्टी थी ना उसका प्रेयर था, उसको वो रिलीफ दिया गया तो उसने मांगा नहीं। और दूसरा, एक क्लॉक टर्न बैक की जा रही है जो कि आइंदा के लिए आपके इलेक्शंस की प्रोसेस की इंटेग्रिटी को मुतनाज़ बनाएगी। तो देखिए ये इसमें ज़रूर इश्यूज हैं जो मैं समझता हूं कि ये एक ओवररीच हुई है। और यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर दे, आप क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ? नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या करना है, देखिए अभी तो अमल से गुजरना है। अभी मैंने बिल पेश किया और बिल पेश करने के बाद मैंने और मेरी कॉलीग ज़ेब जाफर साहिबा ने, वो कल स्टैंडिंग कमेटी से अप्रूव हुआ। आइंदा अब कौमी असम्बली के अंदर मेंबरान ने पहले इसको कंसिडर करके पास करना होगा, उसके बाद फिर ये सेनेट में जाएगा। जब सेनेट से पास होगा तो फिर ये जाके कहीं कानून बनेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बिल इसके ऊपर कोई उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं है। मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं। सेनेट से पास होगा, प्रेसिडेंट भी मान लेंगे, स्पीकर भी मान लेंगे, सेनेट के चेयरमैन भी मान लेंगे, लेकिन ये तहरीक इंसाफ इसको लाजमी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? आप ये कड़वी गोली पी लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट होगा और पीटीआई लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बन जाएगी। आप माइनॉरिटी पार्टी पहले भी थे, अब आप मजीद माइनॉरिटी हो जाएंगे। ये आप कड़वा पीते हुए देखेंगे या सुप्रीम कोर्ट से कुछ करेंगे? नहीं कामरान साहब, देखिए अगर कोई ऐसा चीज होती है, क्योंकि जो एक मफरूजे की बुनियाद पे हमने सिर्फ कानून साजी की है। देखिए मैं सिर्फ एक कानून साजी कर रहा हूं और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, और आपने भी इस बात में एक हिस्सा डाला है कि ये मौजूदा आइन और कवानीन से सपोर्टेड है। तो अगर इस लॉ मेकिंग के अंदर, इस लॉ के अंदर कोई गलती है, अगर कोई आइन से मुतसादिम चीज निकलती है, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं, बल्कि हमने खुद एक चीज की निशानदेही की है कि आइन से सपोर्टेड है, लॉ स्ट्राइक डाउन हो सकता है। आपका पॉइंट बहरहाल जी सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मजहर अब्बास साहब, यहां पे 2/3 मेजोरिटी से जो पास की गई तरमीम थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किए। तो क्यानी साहब कह रहे हैं कि ये कैसे स्ट्राइक डाउन होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो तो खैर समझ आ जाएगा अगर स्ट्राइक डाउन होगा या जब भी होगा। लेकिन आपके ख्याल में इतना ही सिंपल मामला है ये, जिस तरह क्यानी साहब फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं हमने लॉ को थोड़ा इलेबोरेट कर दिया है, दस्तूर में कुछ कंफ्यूजन लोगों के जेहन में थी वो भी क्लियर कर दी है,
या आप समझते हैं कि वाकईतन ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक शटअप कॉल है, या एक महाजराई है, या एक जंग का आगाज है कि नून लीग मानने को तैयार नहीं हो रही कि किसी तरह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में तहरीक इंसाफ आ जाए, और इनके पास ऑप्शन हैं क्या? अगर ये स्ट्राइक डाउन हो जाए उसके बाद क्या ऑप्शन है इनके पास? शुक्रिया कामरान। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि बहुत अच्छा होता कि ये जो भी कानून लाना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले लाते, और बेहतर होता कि जब शुरू में इनके जहन में ज़ाहिर है होंगी ये चीज़ें, तो ये पहले ले आते। इस वक्त तो ये बिल्कुल क्लियरली ये ला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये आफ्टर थॉट्स हैं, और आपका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। क्लैश तो बज़ाहिर इनएविटेबल नज़र आ रहा है कि आप उन सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, ज़ाहिर है ये वो 8 रुकनी बेंच का फ़ैसला अगर स्टैंड करता है रिव्यू वगैरह का ऑप्शन निकलने के बाद, और सुप्रीम कोर्ट अगर रिव्यू में भी यही फ़ैसला एग्जिस्ट करता है, तो फिर ये तरामीम उड़ जाएंगी। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी कर सकती है अगर दूसरी पार्टी चाहे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जनरली ये अलमिया ये रहा है कि वो जो कवानीन लेकर आते हैं वो सिर्फ अपने आप को हुकूमत में देखते हुए लेकर आते हैं। वो कवानीन ऐसे लाते हैं कि जो उस वक्त उनको सूट करता है, क्योंकि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो यही कवानीन उनको हर्ट करते हैं। बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में हर हुकूमत, हर जमात जब बरसर इख्तिदार, लेकिन मदर साहब होगा क्या? मुझे जब हम कहते हैं अवाम जानना चाहती है, हम जब ये कहते हैं मदर साहब के महाजराई होगी, बहुत बड़ा महाज खिलेगा, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट आपने एक बताया स्ट्राइक डाउन कर देती है, क्या ये कड़वा घूंट पिएंगे कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते हुए देखेंगे, या कुछ और करेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकती है हुकूमत? देखें ये कामरान, आपने देखा यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ क्या हुआ था। यूसुफ रज़ा गिलानी को अल्टीमेटली जो है वो असेंबली ख़त्म होनी पड़ी, यूसुफ रज़ा गिलानी को जाना पड़ा, इस्तीफ़ा देना पड़ा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये अमेंडमेंट जो लेकर आ रहे हैं या जो कानून लेकर आ रहे हैं, ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसकी कॉन्ट्रडिक्टरी है ना ये कवानीन। अगर आप सामने देखें तो फिर सुप्रीम जी एग्जीक्यूट करती है, तो इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये असेंबली डिसॉल्व कर दें, वो उस तरफ नए इंतखाबात की तरफ मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून या उनके इत्तेहादी जाने की पोजीशन में हैं, और या फिर ये कि जाहिर है फिर शहबाज शरीफ साहब पे बात आ जाएगी, फिर स्पीकर पे बात आ जाएगी। मुझे नहीं समझ में आता कि ये इस तरह, या तो मैं कह रहा हूँ ना पहले कर लेते। अभी तो ये बिल्कुल ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये सारे जो कवानीन लाए गए हैं ये इस फैसले के बाद लाए गए हैं और इस फैसले से बिल्कुल मुतसादिम है। तो ऐसी चीज़ को जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बराह रास्त मुतसादिम हो, उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के पास फिर क्या ऑप्शन होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह के खामोश हो जाएगी कि नहीं हमारा फैसला गलत था, हम अपने फैसले को विड्रॉ करते हैं? आपने बड़ी इंटरेस्टिंग 2 बातें की। आपने कहा या तो शहबाज शरीफ का ऑप्शन है असेंबली डिसॉल्व करने की, लेकिन शायद वो करेंगे नहीं, और दूसरा आपने कहा कि तौहीन अदालत हो सकती है, और तौहीन अदालत में पता नहीं कौन कौन आ सकता है। भट्टी साहब, इस बात में जाए बगैर, ये तो आपका और मेरा और भट्टी मदर साहब का इस पर कंसेंसस है, कियानी साहब जो भी फरमाए कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक शटअप कॉल देने के लिए हुकूमत लेके आई है। अब आपके ख्याल में अगर सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन करती है इन तरामीम को, तो नून लीग के पास क्या ऑप्शन है और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, पहली बात है भाईजान, इस सारी बात पे की तरफ जाए बगैर ये बताना इस कौम को ज़रूरी है कि ये जो मुस्लिम लीग है वाले हैं, ये अदलिया का 9 मई कर चुके हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर चुके हैं, और ये भी बताना इस कौम को ज़रूरी है कि इनको जस्टिस क़य्यूम वाली अदलिया चाहिए हमेशा, या वो अदलिया चाहिए जो इनके केस ख़त्म करे, इनके नाइलियाँ ख़त्म करे, इनके साथ मिलकर सारा कुछ करे। तीसरी बात ये है भाईजान कि ये PDM 1 हुकूमत जो थी, इसने वही कुछ ये कर चुके हैं जो इस फुल मुल्क में आकर एक फ़ौजी आमर करता है। क्या करता है? अदलिया पर चढ़ाइयाँ करता है,
पार्लियामेंट को बेवकूफ़ करता है, आइन तोड़ता है, इलेक्शन से भागता है, और ये शहबाज हुकूमत 1 PDM हुकूमत 1 कर चुकी है। चौथी बात यह है कि ये जो सेंस कहते हैं कि हम आइन और कानून के मुताबिक सारा कुछ कर रहे हैं, ये मुझे बताएं कि हद के इज़्ज़त कानून मौजूद था, हद के इज़्ज़त कानून क्यों आया और ये खसूसी ट्रिब्यूनल क्यों बने? पीका एक्ट और पीका अदालतों की क्या ज़रूरत थी? इलेक्शन एक्ट और तरमीमी आर्डिनेंस क्यों आया पहले वाला कि रिटायर्ड जजेस लगाएंगे और जब चाहेगा इलेक्शन कमीशन एक ट्रिब्यूनल से दूसरे ट्रिब्यूनल में केस भिजवा सकेगा? क्यों? इसलिए कि धांधली काम का आगाज होने लगा था। नैब तरमीम आर्डिनेंस क्यों आया? इसलिए कि अब इमरान खान भुगत रहा था, उसको 40 दिन रिमांड में रखना था। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ये क्यों आया? इसलिए कि मखसूस नशिस्तें वापस मिल गई थी तहरीक इंसाफ ने, जो ये खैरात में लेने गए थे, और इनको ज़रा बराबर भी खौफ खुदा नहीं आया, वोट की इज्जत दो के नारे मारते रहे झूठे, और इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी हो गई थी। इस मुल्क में PDM 1 हुकूमत ले ले, निगरान हुकूमतें ले ले, और अब 3 महीने की हुकूमत ले ले, कोई भी कानून बना है उसका कहीं ना कहीं लिंक तहरीक इंसाफ से या इमरान खान से रहा है, इन दोनों को फिक्स करने से रहा है। अब आ गई अदलिया। अदलिया से अगर आप तनाव कहें शुरू हो चुका है, अगर आप लड़ाई कहें शुरू हो चुकी है, अगर आप तसादम कहें शुरू हो चुका है। और अब ये बंदियाल वाली जस्टिस बंदियाल वाली अदलिया नहीं है, ये इनको भूल जाना चाहिए। ये स्ट्राइक डाउन होगा, इनको मखसूस नशिस्तें देना पड़ेंगी, इनको तौहीन अदालत इन पर लगेगी। अब वो पीछे नहीं छुप सकेंगे पार्लियामेंट के पार्लियामेंट के पीछे छुप के ये धमकियां देते रहे। अब ये इनको ऐसी मनमानी नहीं करने दी जा रही। ये मुल्क है, इस 25 करोड़ का मुल्क है, आइन और कानून वाला मुल्क है, इसमें जाती शख्सियत नहीं चलेंगी। अगर आपको कुछ पसंद है ना पसंद है वो नहीं चलेगा। अब ये इलेक्शन डरे हुए किससे हैं? इनकी बका का मसला है। इनको पता है फाइज ईसा काजी साहब जाएंगे तो ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन ऑडिट हो, इलेक्शन की जो दरखास्त पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में वो सुन ले। तो ये खुद बता चुके हैं कि हमारी बका का मसला है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमारा जो हमने ये कांड किया था, ये जो फार्म 45, फार्म 47, और जिस तरह हुकूमत में अकलियत में होकर बने बैठे हैं, तो ये हमारा ऑडिट होने वाला है। तो लिहाजा ये जाएंगे अगेंस्ट, आखिरी हद तक जाएंगे, पुराने हरबे आजमाएंगे, अदलिया से लड़ेंगे, मगर इस बार ये शिकस्त खाएंगे, इस बार कामयाब नहीं होंगे। इस बार ये तकसीम नहीं कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि फाइज ईसा काजी साहब भी जा रहे हैं और बाकी सारे जजेस मुत्तहिद हैं। राइट क्यारी साहब, बड़ा ही सॉरी टेल आपकी सुनने को मिल रही है कि मुझे भट्टी साहब से अगर मैं उनकी बातों पे देखना शुरू करूं तो आपके पल्ले तो है ही कुछ नहीं। और रही सही कसर जो है, आज एहसन इकबाल साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया, मैं हैरान हूं कि जब इससे पहले इमरान खान का साहब का भी यही वतीरा था, जब उनसे कोई काम नहीं होता था वो इदारों पे डाल दिया करते थे। भाई कैबिनेट की मीटिंग मुझसे नहीं हो रही, आर्मी चीफ आके कर दे। भाई हमारी कैबिनेट की कोई बात नहीं सुन रहा, DGI इस पे आके बैठ जाए। ये इमरान खान साहब का वतीरा। हमारी पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत पूरी नहीं हो रही, ISI आ जाए। अब आज जो एहसन इकबाल साहब ने फरमाया है वो भी जरा सुन ले कि अब आपने ऐलान तो कर दिया कि तहरीक इंसाफ पाबंदी लगाने जा रहे हैं, वादी नजर में आपके पास तो कोई सबूत और एविडेंस और कुछ हकायक ही नहीं है, वो भी आपने इदारों पे डाल दिया। सुनवा दे एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा है। साहब भट्टी साहब ने जो फरमाया, जो एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, आपके पल्ले कुछ है दिखाने के लिए, सवाए बस इस तरह के कवानीन जो कि स्ट्राइक डाउन होंगे या फिर आपको असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ जाएगी, या शायद आप नहीं करेंगे, या आप पे हद तक इज्जतें लग जाएंगी, तौहीन अदालत लग जाएगी आपके ऊपर, और यूसुफ रजा गिलानी की तरह लाइन लग जाएगी प्राइम मिनिस्टरों की। फिर देखिए कामरान शाहिद साहब, बात यह है कि जब आप ये हत्या के इज़्ज़त और ये सब बातें करते हैं तो ये तो अब आप फिर यू आर नाउ प्रेडिक्टिंग कि जजेस का रिएक्शन क्या होगा। कानून में आप में से किसी ने ये नहीं कहा कि आइन से ये मुतसादिम है या आइन या कानून से मुतसादिम है जो हम शिकल आए हैं। देखिए दूसरी बात यह है, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट की बात है, और इस पर मैं ज़रा ज़रूर बात करना चाहूँगा क्योंकि इसके ऊपर बातचीत हुई है, आपने एक नीयत पे बात की है, तो मैं ये एड्रेस करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के ऊपर एक रिव्यू पिटीशन भी अभी तक पड़ी हुई है जो एड्रेस नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि देखिए जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिल्कुल काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है, और सुप्रीम कोर्ट बतौर अदारा हमारा अदारा है, ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का एक अहम हिस्सा है, और ये इसकी रिस्पेक्ट हम सब ने करनी है, पार्लियामेंटेरियंस ने भी, शहरियों ने भी, सब ने। इसी तरह पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी
उतनी या शायद उससे भी ज़्यादा शायद वो इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह एक आइनी आपका जो ऐवान है जो कानून साजी करता है, अब अगर वो आइन और कानून बनाने वाला ऐवान अगर वो एक स्पिरिट के अंदर एक इंटेंट के साथ कवानीन बनाता है और अगर उसके ऊपर लगता है कि उसके ऊपर अभाम बन रहा है, यानी साहब मुझे एक बात बताएं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल टूल को इस्तेमाल करते हुए कानून साजी का नहीं। कामरान साहब, जिस तरह आपने भट्टी साहब की बात कराने के बगैर करनी थी, तो मुझे एक दफा पॉइंट तो मुकम्मल कर दिया करें। उनकी आपने पूरी बात सुनी और आपने फिर उनकी बात में तायीद भरी, तो इसलिए आपने कहा पल्ले कुछ नहीं तो ये कुछ नहीं। मुझे एक दफा बात तो मुकम्मल करनी दीजिए ना। ये वाला पॉइंट मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, इसी तरह जजमेंट्स कैन ऑल्सो बी रॉन्ग एंड पार्लियामेंटेरियंस का ये भी काम है कि वो आइन और कानून के लॉज के इंटेंट और उसके स्पिरिट का पहरा दें, और कानून साजी के तहत जो आइन के मुताबिक है वो करना हमारा हक है। अब इस चीज़ को तनाव की शक्ल देना या किसी किस्म की क्लैश की शक्ल देना, आई थिंक ये मुनासिब नहीं है। बाकी जहाँ तक जजमेंट की बात है, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो जजमेंट एक ओवर रीच है। मैं समझता हूँ कि वो जजमेंट में कुछ खराबियाँ हैं और वो मेरा हक है समझना। एक ऐसी चीज़ जो मांगी नहीं गई, और मैं समझता हूँ कि शायद वो एक जो इलेक्शंस एक्ट है ये इससे देयर इज अ क्लैश बिटवीन द जजमेंट एंड द लॉज। जी सर क्यानी साहब, मैं आपकी इस बात से अगर एग्री भी कर लूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने ओवरस्टेप किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो भी दे दिया जो देना नहीं चाहिए था, वो पिटिशनर ही नहीं थे, सुनी था कौन सा थी, यहां तक मैं आपकी बात मान लेता हूं। लेकिन लेट्स बी फेयर टू ईच अदर। मुझे आप बताएं, ये आपकी सीट्स बनती हैं? ये आपकी सीट्स किस तरह बनती हैं? आप एक ऐसी कानून साजी करने जा रहे हैं जिसमें आप किसी दूसरे की छोड़ी हुई सीट्स जो है उसको आप कह रहे हैं कि जी हमें दे दो। मतलब यार ये कहां की मॉरल ऑडेसिटी है? इसका कमरान साहब ये कहां पे लिखा हुआ है? आप कानून पढ़े, हम ये कह रहे हैं सर। नहीं सर कमरान साहब, ये मिस इंटरप्रिटेशन है। जो बताएं, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है उस अमेंडमेंट की। वो अमेंडमेंट वाज़े तौर पे क्या कह रही है, मैं उसका आपको टेक्स्ट निकाल के पढ़ के सुना देता हूं। वो वाज़े तौर पे ये कह रही है कि एक जमात जिसने इलेक्शन से कबल अपनी रिजर्व सीट्स के लिए लिस्ट मुकर्ररा वक्त पे नहीं जमा कराई, वो इलेक्शंस के बाद उस कोटे की मुस्तहिक नहीं हो सकती। इसके ऊपर कौन सा इख्तलाफ है और किस तरह ये मुतसादिम है आपके आइन और कानून से और पास प्रैक्टिस से जो इलेक्शन की रही है, जिसको सब जमातों ने और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ने तस्लीम किया? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखें, मान ली ये बात नहीं हो सकती, आपकी बात मान ली कि नहीं हो सकती, चले मान ली ये बात, ये लिखा हुआ है पहले। लेकिन ये जो सीट्स हैं ये आपकी तो नहीं है ना। पॉइंट ये है कि अगर वो नहीं हो सकती तो वो आपकी किस तरह हो सकती हैं? चलो उनकी तो हो ही नहीं सकती, उन अहमको ने तो जमा ही नहीं कराया था। उनके साथ तो जो हो रही है बिल्कुल ठीक हो रही है। जो उन्होंने हरकतें की, समझाया था फौज से पंगा ना लो, समझाया था 9 महीना करो, ये आपका क्रेडिट तो नहीं है, ये तो उन बेवकूफों का डिस्क्रेडिट है जिन्होंने ये काम किए हैं और वो बैठे में जेल के अंदर अहमक लोग हैं। उनको तो छोड़े ना आप, उनके साथ जो हो रही है। उनकी तो नहीं है, आपकी तो किस तरह बन गई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आपका क्लेम किस तरह बनता है यार। एक सिंपल सी बात है, ये कोर्ट अगर मेरा नहीं है, मैं किस तरह कहूंगा क्यानी साहब का कोर्ट छीन के मुझे दे दिया जाए और मैं उसके लिए लेजिस्लेशन भी ले? आपकी तो बनती नहीं ना है, उनकी तो चले नहीं बनती, आपकी तो बिल्कुल ही नहीं बनती। आप वैसी माइनॉरिटी पार्टी पार्लियामेंट में। कामरान एक ब्रेक के बाद मुझे जरूर बताइएगा, आप भी बताइएगा। जी बताएं, ब्रेक से पहले बता दें। जी बताएं। जी चले, मैं बस ये कहना चाह रहा था, देखिए ये सवाल इस तरह पैदा हुआ था कि इस तरमीम से पहले इलेक्शंस एक्ट की सेक्शन 104(1) और 104(4) के मुताबिक ऑलरेडी ये चीज़ वाज़े थी कि एक जमात जब एक लिस्ट जमा कराई हो, सिर्फ वही जमात बाद में जब उसकी लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए तो इजाफी दाम दे सकती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पीटीआई ने सोच समझ के, उनके सारे कानून दानों का, सारे लॉयर्स के रोस्टर ने सोच समझ के एक ऐसी जमात ज्वाइन की जो कि इन सीट्स की मुस्तहिक नहीं थी। क्यानी साहब, क्यानी साहब, आप इन पे छोड़े, इनको दफा करें पीटीआई को। पीटीआई की कोई बंदा भी इधर नहीं बैठा हुआ, पीटीआई को छोड़े आप। वो तो बंदे अहमक लोग हैं, अपनी हमाकतों की वजह से सही मुकाम पे पहुंचे हुए। मैं ब्रेक ले रहा हूं, आप कॉन्स्टिट्यूशन का 51 का 6 क्लॉज पढ़ लें। उसमें लिखा हुआ है कि तमाम पार्टीज को मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर स्पेशल सीट्स मिलेंगी। और मुझे उसमें खोल के बताएं, आप इतनी दस्तूर की बात करें, दस्तूरी बात कर लेते हैं, खोल के बताएं कि आपकी कितनी सीट्स बनती हैं और क्या ये सीट्स आपकी बनती कि नहीं बनती। फिर सुप्रीम कोर्ट जाने और फैसला जाने, आप छोड़े, आपका तो बनता ही नहीं ना है। अगर बनता है 51.6 के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशन के दस्तूर की बात हो रही है जहां मुतनासिब नुमाइंदगी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, ये सीट्स आपको मिलनी चाहिए। अगर नहीं तो फिर आपका कोई प्ली बनता ही नहीं है, कोई मॉरल ऑडेस्टी आपकी बनती ही नहीं है, कोई मॉरल अप्रोच नहीं बनती इन सीट्स के मुतालिक आंखें डालने की। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जो है बहुत सी चीजों को अंदर तनाव की कैफियत खुद भी डाल दी।
क्योंकि ये बात भी सही जो मैंने अभी बता रहा था कियानी साहब को कि 51 क्लॉज 6 का डी पॉइंट जो है वो यही कहता है कि मेंबर्स टू द सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन विच आर एलोकेटेड टू अ प्रोविंस अंडर क्लॉज 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties। और भी जितनी आपकी सीट्स है उसके हिसाब से ये बात भी सही है, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन को 15 दिन एक्सटेंड किया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी तस्लीम कर लिया जबकि पिटिशनर थी नहीं वो, इसने भी बहुत बड़ा मसला और तनाव खड़ा कर दिया। मदर अब्बास साहब, इस सारी पोजीशन में इमरान खान को आप कहां देखते हैं? बेनिफिशियरी देखते हैं इस सारे उसके अंदर की अगर टेंशन बढ़ती है, या आप समझते हैं कि नहीं उनका तो मामला जो है वो अलग चल रहा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो तो नहीं हो सकता तय, वो तो इंडिपेंडेंटली चलता रहेगा? और आप इदारों को कहां पर देखते हैं इस तमाम मामले के अंदर? ये जो पार्लियामेंट या पीएमएलएन गवर्नमेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है हमें अब क्लैश। मदर साहब देखिए कामरान, इस गवर्नमेंट की या मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों का सबसे बड़ा मसला उनकी लेजिटिमेसी है। 8 फरवरी के मैंडेट के बाद जो लेजिटिमेसी है वो अंडर क्वेश्चन है। ये किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी रूलर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि अगर उसकी लेजिटिमेसी जो है वो अंडर क्वेश्चन हो। दूसरी बात ये कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पीटीआई करना चाहती थी वो इन्होंने कर दी। यानी भट्टी साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए पीटीआई ने नैब के लिए 90 रोज़ रखे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए, इन्होंने 40 रोज़ कर डाले। पीटीआई मीडिया के हवाले से ट्राइब्यूनल्स बनाना चाहती थी पैका के तहत, इन्होंने बना डाले। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, उन्हें गुड टू सी यू सुप्रीम कोर्ट अच्छी लगती थी, इन्हें काजी फायदीसा की सुप्रीम कोर्ट अच्छी लगती है। तो सबकी अदालतें अपनी अपनी उनको अच्छी लगती हैं। लेकिन इसमें और उनमें फ़र्क ये है कि इस वक्त इमरान खान के आप सज़ा दे दें, इमरान खान को आप पीटीआई को बैन कर दें, आप उन्हें जेल में रखें, उससे इमरान खान का सियासी नुकसान नहीं हो रहा। सियासी तौर पे अभी तक उसका टेस्ट क्या होगा? उसका टेस्ट ये होगा कि मुस्लिम लीग नून सितंबर में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर दे, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है। आपको पता चल जाएगा अगर मुस्लिम लीग नून, ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा इनका, अगर ये इलेक्शन नहीं कराते लोकल बॉडीज़ का तो ये इनकी कमज़ोरी होगी। अगर करा के पीटीआई भी जीत जाती है कुछ जगहों पे, मुस्लिम लीग नून ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है लोकल बॉडीज़ में, आप पॉलिटिकल जवाब दें, आप सियासी जवाब दें। ये जो सारी चीज़ें हैं, देखिए ये कानून डायरेक्टली क्लैश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। उसके बाद इस कानून का ठहरना मुझे तो कम से कम बहुत मुश्किल लगता है। ये चीज़ें किस नहज तक जाएंगी ये एक अलग बात है, लेकिन इमरान खान का सियासी तौर पे कोई नुकसान नहीं। एक्सट्रीम क्लैश क्या हो सकता है? एक्सट्रीम क्लैश क्या हो सकता है? क्योंकि इदारे भी ज्यादा खुश नहीं है आई थिंक फैसलों से, जो फैसले आ रहे हैं ऊपर नीचे। एक्सट्रीम क्लैश क्या हो सकता है? उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं, वो बिल्कुल नहीं। देखिए एक्सट्रीम क्लैश तो ये हो सकता है ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट फर्ज करें मुस्लिम लीग नून या ये सारे फैसले को स्ट्राइक डाउन करती है और गवर्नमेंट नहीं मानती, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट बंद कर दी जाएगी। फिर तो यही हो सकता है ना, सिस्टम लिपट जाए। और सिस्टम लिपटना जो है वो किसी भी तरीके से कम मौजूदा हुकूमत को सूट नहीं करता, मुस्लिम लीग नून को सूट नहीं करता। क्योंकि सिस्टम जब लिपटेगा तो जो भी आगे वाली बार्गेन होगी वो तो फिर तहरीक इंसाफ से ही होगी। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। लेकिन इनको अभी भी बेचारों को क्या सूट करता है? क्योंकि अगर इस तरह हो गया और तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी तो ये तो इनके लिए काफी होगा सियासी तौर पर। सियासी मतलब ये तो भट्टी साहब आप इतना हंस रहे हैं, कामरान कहने का मतलब ये है कि अगर ये जी मदर साहब, जी मदर साहब। नहीं भट्टी साहब को हंसने दे, हंसता हुआ लोग अच्छे लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में वैसे भी लोगों को हंसना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है मदर साहब। लेकिन सूरत हाल बहुत सीधी सी है कामरान जी, कि ये नो विन सिचुएशन है, ये नो विन सिचुएशन है फॉर मुस्लिम लीग। मैंने फिर कहा कि उनका सबसे बड़ा इस वक्त ड्रॉबैक, देखिए लेजिटिमेसी अंडर क्वेश्चन क्यों है? जिस गवर्नमेंट को खुद नवाज शरीफ साहब
जो है रूल नहीं करना चाहते या हेड नहीं करना चाहते। आप सोचें कि पार्टी हेड ने ये फैसला किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मेरा भाई बन जाए। आप तसव्वुर करें ना कि जो सारा स्टेज था वो तो मियाँ साहब के लिए सजाया गया था, और मियाँ साहब खुद उस स्टेज पर आके नहीं बैठने को तैयार। सर पॉइंट आ गया आपका, गवर्नमेंट की अपनी लेजिटिमेसी, पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट आ गया। भट्टी साहब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती हुई सिचुएशन को क्या देखते हैं? नून लीग के पास क्या है इस वक्त खोने के लिए, पाने के लिए? वो कौन सी फिल्म का डायलॉग था ना, मेरे पास मेरी माँ है, उसने सारा गिनवाया कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, उसने कहा मेरे पास मेरी माँ है। इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ जी, दीवार फिल्म, मिट्टी है, दीवार फिल्म। जी, खेत मिट्टी है इनके पास। इनके पास क्या है? वो सियासत दफन हो गई, वोट की इज्जत दफन हो गया, नवाज शरीफ साहब लॉन्चिंग नाकाम हो गई, अपनी सीट उनकी मशकूक हो नवाज शरीफ साहब की, और गवर्नेंस परफॉर्मेंस नहीं पा रही। और अब मैं एक सारे टीवी चैनलों से कहना चाहता हूँ कि ये वज़ीर आज़म साहब के जो इजलासों की कम अज़ कम कह रहे हैं वो लाइव ना दिखाया करें। हम तो पित निकल आई इनकी तकरीरें सुन सुन के, और अब वो जो इजलास है उनमें से भी जो खिताब हैं वो भी लाइव आ रहे होते हैं। कोई और ढंग का काम कर लें यार, प्लीज़ इतना तो ना करें। अब भाईजान एक्सट्रीम पोजीशन क्या है? तौहीन अदालत शहबाज शरीफ साहब पर, या फिर कोई सिस्टम, अगर जैसे मज़हर भाई ने कहा कि सिस्टम का इन आउट हो जाना। लेकिन मज़े की बात यह है कि दोनों सूरतों में मुस्लिम लीग के हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो जिस पोजीशन पे है, तहरीक इंसाफ को तो छोड़िए, आपने सच्ची बात की कि जो तहरीक इंसाफ ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए गड़े खोदे हुए हैं उसी में ही वो पड़ी हुई है। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके साथ हाथ कर दिया है, और उसके बाद जो ये इनकी अपने ही हाथ हो रहे हैं इनके साथ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए काफ़ी हैं। अब आपने एक एहसन इकबाल साहब का बयान सुनाया, 2-3 और बड़े मज़े के बयान हैं। आप चूंकि मुल्क से बाहर हैं, अल्लाह खैर वफ़ियत से आपको लाए। बयानात के आजकल बड़ा सीज़न चल रहा है। एक ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया है कि जन बाजवा साहब के ससुर के घर जन फैज़ हमीद से हम मिले थे, और उन्होंने कहा था पंजाब हुकूमत पहले ले लें, फिर दिसंबर में मरकज़ी हुकूमत ले लें। अब फैज़ हमीद साहब से मिलना मतलब, ये हमें बताया करते थे कि फैज़ हमीद से तो फैज़ याब हो रहे हैं इमरान खान। अब पता चला ये फैज़ याब हो रहे थे। ये बताया करते थे कि 2028 तक जन फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ रहना था और हम सारों ने अंदर होना था। अब पता चल रहा है वो तो उनसे फैज़ हमीद साहब इनको कह रहे थे, अगर इनकी बात सच्ची, सर पॉइंट आ गया भट्टी साहब, मुझे दोबारा आना आपके पास। हमने सिर्फ दो और बातें बड़ी मजे की हैं कामरान, दो बड़ी बातें मजे की हैं। अच्छा, ये अब कह रहे थे खैर कि हम 2019 में फैज़ हमीद साहब बेजार हो गए थे इनसे। अच्छा, दूसरा एक है, इमरान खान साहब ने जेल से कहा है कि न्यूट्रल हो जाएं। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे इमरान खान साहब को कि वो उन्होंने पैगाम पे पहुंचाया न्यूट्रल हो जाएं। और बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि जंगल का बादशाह हमने किसी के लिए नहीं कहा था, ये तो वैसे ही मुंह से निकल गया। वो जैसे इमरान खान साहब ने एक मरतबा कहा था मीर जाफ़र मीर सादिक हमने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के लिए किया था। तो खैर से बयानात कमाल के आ रहे हैं। सिचुएशन ख़राब है, और जिस तरह भी सिचुएशन जाएगी मुस्लिम लीग दे पल्ले कुछ भी नहीं जी, इन्ना देहात कुछ भी नहीं। पॉइंट आ गया। यानी साहब, बात यह है कि मजहर अब्बास साहब और भट्टी साहब की बात की बात, आपने कुछ कहना है तो बात कर ले, मेरा सवाल ही खत्म हो गया। इतना उन्होंने वन साइड एनालिसिस कर दिया आपका। जी देखिए, बात यह है कामरान साहब के अब अगर तो भट्टी साहब को गुड टू सी यू वाले कोट्स या लोगों को मुनासिब लगते हैं तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। बट देखिए, खान साहब की जहाँ तक बात है तो मेरी तो हमदर्दी है उनके तर्जमानों के साथ। रोज़ाना हम टॉक शोज़ पे उनके साथ होते हैं। उनको समझ नहीं आती कि जानवर न्यूट्रल है उसका जवाब दें, या न्यूट्रल हो जाना चाहिए उसका जवाब दें, या न्यूट्रल के बयान के अगले ही दिन इस चीज़ का जवाब दें कि फ़ौज अपना मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करे। तो मेरा तो ये ख्याल है कि खान साहब को फ़ौज नहीं, किसी साइकाइट्रिस्ट के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, और अल्लाह ताला सब्र दें इनके तर्जमानों को, जिनको रोज़ाना आके इस तरह की कालेबाजियाँ मार के जस्टिफाई करना पड़ता है। बाकी 9 मई के हवाले से वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं, और ये मुझे एक आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक के लिए जाना पड़ा। मैं ब्रेक पे आ गया तो एक बात बता दूं मैं, बाकी सारे लीडरशिप तो हो गई है एक्सपोज, हर पार्टी की। पीछे रह गए सिर्फ इमरान खान।
जिस दिन कौम को इमरान खान के बारे में पता चलेगा तो जब उनके बयानात को देखेंगे, तजादात की एक नई जन्नत वो दिखाते हैं, तो पता चलेगा कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी पानी का बुलबुला थी, और इंक्लूडिंग इमरान खान। वो जब कौम की आंखें खुलेंगी, जब कौम एनालिसिस करना शुरू करेगी, बाकियों को चल गया ना पता, नून लीग के भी चल गए पता, लीडर्स नवाज शरीफ साहब का भी, शहबाज शरीफ साहब का भी, मरियम साहिबा का भी, जरदारी साहब का भी, बिलावल साहब का भी, इमरान साहब का पता चलना भी जरूरी है। तो ये तजादात वगैरह सब खुल के सामने आ जाएंगे। आज का ये शो था, अब हमने फीडबैक देते रहिए, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। मुझे दी नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।